नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स रेडियो उड़ान पर। और इस वक्त बज चुके हैं रात के 9, दिन शुक्रवार, और कम्युनिटी कलर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कम्युनिटी कलर्स एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़ और साथ ही साथ होते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशंस, जानकारियाँ, सूचनाएँ और बहुत से नए नए सेगमेंट्स भी। फ़िलहाल न्यूज़ बुलेटिन आप प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में सुनते हैं जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़, और बहुत जल्द हम आपके लिए कोई ना कोई नया सेगमेंट लेकर हाजिर हो जाएंगे प्रोग्राम में। हमारा प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप बहुत पसंद करते हैं, प्रोग्राम को बहुत प्यार देते हैं, हम आपके इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हम आपसे ये कहते रहते हैं कि अगर आप किसी तरह का कोई सेगमेंट इस प्रोग्राम में चाहते हैं तो आप हमें सजेशन दिया करें, सुझाव दिया करें, ताकि हम उन्हें अपने इस प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकें। बहरहाल रेडियो उड़ान सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.radioudan.com, जहां पर हमारे वेब पेज पर भी प्ले बटन प्रेस करके आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। और वैसे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर हमारी ऐप्स अवेलेबल हैं, और बहुत सारे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स पर जैसे गूगल और एलेक्सा, एप्पल और यहाँ तक कि रिनोवा म्यूजिक पर भी हमारी रेडियो उड़ान स्ट्रीमिंग अवेलेबल है, और ट्यून इन पर भी आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, हमारे ट्विटर को फॉलो करें, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करें। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप सुन रहे हैं मेरे यानी पुनीत के साथ। बिना देर किए सबसे पहले आइए सुन लेते हैं न्यूज हेडलाइंस। देखभाल करने वाले का बोझ, वो मूक तनाव जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। सुनने में अक्षम, नेत्रहीन विद्वान की जीत। प्रोफेसर मिरांडा टॉमकिंसन ने सभी बाधाओं के बावजूद यूजीसी नेट किया पास। सीखना चाहते हैं जापानी भाषा? तो सुनिए ये खबर। सुनेंगे वायरल वीडियो के बारे में। ऋषिकेश होना चाहिए सभी के लिए सुलभ। सुनेंगे एनएफबी जॉब अलर्ट्स। श्री के.एम. अग्रहारी अखिल भारतीय ब्रेल निबंध प्रतियोगिता 2023 की घोषणा। नेशनल एबिलिम्पिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया NAAI ने दिव्यांग जनों के लिए एबिलिम्पिक कौशल प्रतियोगिताओं की है घोषणा। 25 वर्षीय विकलांग व्यक्ति को विवाद के कारण जिंदा जला दिया गया। कोर्ट ने कहा सरकार से फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करना करे बंद। पुणे में शेल एसबी रोड आउटलेट पर विकलांग लोगों के लिए साइलेंट शिफ्ट संचालित। लिपिकों की हड़ताल से अटका दिव्यांगों के मेडिकल प्रमाण पत्र बनाने का कार्य। योग्य दिव्यांगों को पुरस्कृत करेगा सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय। न्यूज हेडलाइंस के बाद बारी डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Hello from Hidden Voices. One vision, one voice. And that has led to more than 1,000 hidden voices getting together to empower visually impaired and economically challenged children and adults across India by opening up the world of books to them. Hidden Voices is a unique reading charity founded by Miss Devi Krishna and co-founded by Miss Maitreyi Rajdev on 28 April 2019. An experienced psychotherapist and a counselor with proficiency in the diverse domains of education and human resource management, Ms. Devi has roped in volunteers from across India to read out and create audiobooks in various languages, with Mr. Sudhish P. as a partner and Ms. Cincy Thomas as its president. Hidden Voices now has a total of more than 1,500 in-house readers and is linked with many clubs from JNU, Pune and South India, which gives it more than 3,000 readers. It has volunteers as young as 5 years to as experienced as 82 years. The readers are divided into groups according to age and the language chosen. Hidden Voices has now a steady inventory of books, both informative and fictional, in almost 20 languages.
The audiobooks have been utilized by various institutions and groups like Fergusson College Pune, Lit the Light, Duty, Madras Club, etc. More than 50,000 lives have been touched and enriched by this program. For more information, send us an email on hiddenvoices2020@gmail.com. प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में। मेरा नाम है आरजे गौरी। दोस्तों, अभी तक आपने सुन ली होंगी आज के प्रोग्राम की हेडलाइंस और अब बारी है खबरें विस्तार से सुनने की। तो आइए बढ़ते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की तरफ और सुनते हैं आज की खबरें विस्तार से। दोस्तों, आज की हमारी पहली खबर है देखभाल करने वालों के ऊपर आने वाले तनाव की। देखभाल करने वाले यानी केयर गिवर्स के ऊपर आने वाले बर्डन के बारे में एक लेख हाल ही में प्रसिद्ध हुआ है। ये लेख लिखा है वर्षा बालकृष्णन जी ने। दोस्तों, इस आर्टिकल के जरिए उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दे मीडिया के सामने रखे हैं जिनके बारे में कई बार मुख्य रूप से चर्चा नहीं की जाती है। वे अपने लेख में बताती हैं, मेरी माँ जो संज्ञानात्मक मनोभ्रंश से पीड़ित है, उनकी प्राथमिक देखभाल करता मैं हूँ। अपनी माँ को खो देना एक बात होता है और दूसरी बात होता है इतने बुरे दौर से उसे गुजरते हुए देखना। कहने की जरूरत ही नहीं है कि जिंदगी थोड़ी तनावपूर्ण रही है, लेकिन मेरे लिए मैं हमेशा इस शेड्यूल की प्रशंसक थी। ईमानदारी से बताऊं तो मिले हुए आशीर्वाद पर भरोसा कर रही थी कि मेरा शरीर मुझे नुकसान से बचा रहा है। एक अच्छे दिन तक मैं अपने दिल की धड़कन और भटकाव महसूस कर रही थी। मेरे हाथ चिपचिपे और ठंडे थे। हाँ, मैं पिछले कुछ समय से थकी हुई महसूस कर रही हूँ, लेकिन ऐसा कौन महसूस नहीं करता। लेकिन तब मुझे मेरे डॉक्टर ने बताया कि मुझे चिंता के दौरे पड़ने लगे हैं। अगली बात जो मुझे पता है, उन्होंने एक चिंता विरोधी गोली यानी एक एंटी डिप्रेसेंट गोली का नाम मुझे लिख दिया, जिसे आपातकालीन आधार पर लिया जाना था। जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने मुझे समझाया कि ये PTSD पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का लक्षण है, जो देखभाल करने वालों और आघात से गुजरने वालों में बहुत ही आम होता है। ये बात सुनकर मैं चिंतित रह गई और डॉक्टर के सामने रोने लगी। मुझे याद है मैंने उनसे कहा था, पहले तो सब कुछ ठीक था, तो अब ऐसा क्या हो गया। माना कि ये दुनिया का सबसे खराब चिकित्सीय निदान नहीं था, लेकिन कई मायनों में मेरे लिए सबसे चौंकाने वाला था। मैं ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि मेरी माँ की हालत मुझे भी बीमार कर रही है। लेकिन यही तो देखभाल करने की बात है। 24 घंटे चलने वाला ये काम काफी हद तक एक अदृश्य काम है। एक देखभालकर्ता के रूप में आप अक्सर भूल जाते हैं कि अपने स्वास्थ्य और कल्याण का ख्याल भी रखना महत्वपूर्ण है। हर चीज हाशिए पर धकेल दी जाती है। देखभाल करना आपको लचीलापन और ढेर सारा धैर्य तो सिखा देता है, लेकिन साथ ही बहुत सारा अवांछित भावनात्मक अपराध बोध, इनकार और नकारात्मकता भी लेकर आता है। आप ये सारे अनुभव करते हैं, फिर भी ये महसूस नहीं करते कि ये आपको बीमार कर रहा है। मैंने लक्षणों का प्रत्यक्ष अनुभव किया है, लेकिन अपराध बोध मुझे ऐसा नहीं करने दे रहा था। मैंने पहले तो इसके बारे में किसी को नहीं बताया। देखभाल करने वालों के रूप में हम अक्सर स्वयं को भूल जाते हैं। दूसरों की देखभाल में इतना तल्लीन हो जाना आसान है कि आप अपने भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य की उपेक्षा कर दें। कई देखभालकर्ता दोषी महसूस करने लगते हैं यदि वे सहायता की आवश्यकता वाले व्यक्ति की बजाय खुद पर समय बिताते हैं। यहाँ तक कि देखभाल के बोझ के बारे में बात करना भी मेरे लिए मुश्किल रहा है। अंदर ही अंदर मैं हमेशा सोचती ही रहती हूँ कि अगर मैं नहीं तो और कौन ये करेगा। खुद को जांचने के लिए पॉज बटन दबाना कठिन लग सकता है। आप गतिविधियों से विमुख होने लगते हैं, नींद बाधित हो जाती है, बेचैनी महसूस करते हैं और अक्सर अपनी जरूरतों को नजरअंदाज कर देते हैं। एक अध्ययन में बताया गया है कि 39% देखभाल करने वाले खराब मानसिक स्वास्थ्य के लक्षणों का अनुभव करते हैं, लेकिन इसका एहसास उन्हें बहुत देर से होता है। अवसाद माने डिप्रेशन सभी देखभाल करने वालों में 20 से 40% लोगों को प्रभावित करता है।
वर्षा आगे बताती है कि मुझे जरा देर से पता चला और मुझे यकीन है कि आप में से कई लोगों को पता भी चला होगा। तो याद रखें कि आप भी समय पीछे नहीं मोड़ सकते, चीजों को उल्टा नहीं कर सकते या सब कुछ ठीक नहीं कर सकते। ऐसी किसी दवा का आविष्कार हुआ ही नहीं है, लेकिन आप हमेशा कुछ न कुछ ढूंढ सकते हैं। खुशी, जीवित रहने की आशा, इसे भी अपनी प्राथमिकता बनाए तो निश्चित ही आप भी खुश हो सकते हैं। मदद के लिए पहुंचे, सहयोगी सहायता समूहों को खोजे और उस भावनात्मक जाल से मुक्त होने के तरीके खोजे। ये सब अकेले मत कीजिए। यदि आप किसी अन्य देखभाल करने वाले के मित्र हैं, तो ये पूछना हमेशा याद रखें कि वो कैसा महसूस करते हैं और आप जो भी सहायता प्रदान कर सकते हैं उसमें योगदान दें। अकेले सांत्वना देने से ज्यादा मदद नहीं मिलती है। दोस्तों, आजकल विकलांग उम्मीदवारों की पहुंच को लेकर काफी बहस चलती रहती है। इसी के बीच वास्तव में एक असाधारण और प्रेरणादायक कहानी सामने आई है। प्रोफेसर मिरांडा डॉन बॉस्को टॉम्किंसन, ये एक सुनने में अक्षम और दृष्टिहीन उम्मीदवार है। इन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग माने कि यूजीसी नेट की राष्ट्रीय पात्र परीक्षा पास कर ली है। ये एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। एक चुनौतीपूर्ण यात्रा के बाद विशेष शिक्षा में उनकी उपलब्धि की खबर समान अवसरों की लड़ाई में आशा की किरण बनकर आई है। डॉक्टर टॉम्किंसन बताते हैं कि परिणाम 25 जुलाई को आए। हमने जांच की और मैंने देखा कि मैंने अपनी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और इस बार ब्रेल प्रश्नावली और ब्रेल डिस्प्ले डिवाइस के बिना। दोस्तों, दृढ़ संकल्प का एक उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए ब्रेल प्रश्नावली, ब्रेल डिस्प्ले डिवाइस या उचित लेखक न होने के बावजूद प्रोफेसर टॉम्किंसन इस वर्ष यूजीसी नेट को 38% के साथ उत्तीर्ण करने में सफल रहे हैं। उन्होंने इससे पहले भी 2 बार 2013 और 2014 में समाजशास्त्र में 50% से अधिक अंक हासिल किए हैं और ये परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं। हालांकि वे अफसोस जताते हुए कहते हैं कि अगर उन्हें आवश्यक आवाज तक पहुंच मिलती तो उनका स्कोर काफी अधिक हो सकता था। प्रोफेसर टॉम्किंसन, जो संचार में सहायता के लिए अपने डिप्लोमा छात्र को साथ लेकर आए हुए थे, वो अंततः परीक्षा के दौरान अपने लेखक के रूप में कार्य करने के लिए इस छात्र पर ही निर्भर थे। शुरुआत में उन्होंने अपने डिप्लोमा छात्र को केंद्र में लोगों के साथ संवाद करने में मदद करने के लिए कहा, लेकिन बाद में उसे स्क्राइब के रूप में काम करना पड़ा क्योंकि प्रोफेसर के लिए अन्य कोई भी स्क्राइब प्रदान नहीं किया जा रहा था। दृष्टिबाधित लोगों के विपरीत किसी भी साधारण स्क्राइब से मदद वे नहीं ले सकते थे क्योंकि वे सुनने में भी अक्षम है। फिर भी इन सभी कठिनाइयों के बावजूद प्रोफेसर टॉम्किंसन ने साबित कर दिया है कि सही अनुकूलन, जीवन शैली और अवसर प्रदान किए जाने पर विकलांग लोग महानता हासिल कर सकते हैं। उनकी सफलता, पहुंच और समावेशिता के महत्व का एक शक्तिशाली प्रमाण है। भविष्य को देखते हुए प्रोफेसर टॉम्किंसन एक विश्वविद्यालय के लिए काम करने और अपनी पीएचडी करने की इच्छा रखते हैं। ये उपलब्धि उनकी प्रतीक्षा कर रही कई अन्य उल्लेखनीय सफलताओं की दिशा में सिर्फ एक कदम है। दोस्तों, क्या आप भी जापानी भाषा सीखना चाहते हैं? क्या आप जापानी भाषा, संस्कृति, इस सब की मनोरम दुनिया में गोता लगाने के अविश्वसनीय अवसर के लिए तैयार है? ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन दिल्ली द्वारा आपके लिए लाया जा रहा है सावारू निहोंगो टच जापानी ग्रुप का परिचय। सावारू निहोंगो जापानी भाषा सीखने के लिए एक नए बैच के लिए प्रतिबद्ध दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों को प्रवेश कॉल करने के लिए आमंत्रित करता है। इनका मिशन छात्रों को आवश्यक भाषा कौशल के साथ सशक्त बनाना है और उन्हें जापानी ब्रेल दक्षता से लैस करना है, जिससे उनके लिए प्रतिष्ठित जापानी भाषा प्रवीणता परीक्षा JLPT देने का द्वार खुल जाएगा। आइए इसके पाठ्यक्रम का विवरण सुनते हैं। ये कक्षाएं निःशुल्क प्रदान की जाती है। जापानी ब्रेल में अध्ययन सामग्री बिना किसी शुल्क के प्रदान की जाएगी। ऑफलाइन कक्षाएं प्रत्येक रविवार सुबह ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन परिसर, LBS मार्ग, नई दिल्ली, दिल्ली 110003 में आयोजित की जाएंगी। साक्षात्कार माने इंटरव्यू की तिथि है 20 अगस्त।
हिंदी, अंग्रेजी ब्रेल पढ़ना, संचार कौशल, उपयुक्तता, योग्यता आदि पर साक्षात्कार के दौरान ध्यान दिया जाएगा। कक्षाएं 27 अगस्त से शुरू की जाएंगी। आवेदन की अंतिम तारीख है 13 अगस्त 2023 रात को 11:59 तक। एक व्हाट्सएप ग्रुप लिंक पंजीकरण विंडो के साथ साथ पुष्टिकरण ईमेल दोनों पर उपलब्ध है। साक्षात्कार प्रक्रिया के बारे में अधिक अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया ग्रुप में शामिल हो जाए। कृपया ध्यान दें कि ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन द्वारा इस पाठ्यक्रम के लिए कोई छात्रावास, आवास या वाहन सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी। दिल्ली के बाहर रहने वाले शिक्षार्थियों को अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी। किसी भी प्रकार के प्रश्न के लिए और लिंक के लिए आप संपर्क कर सकते हैं रामदास शिवहरे, याद रहे 9968244896 पर, या फिर आप संपर्क कर सकते हैं श्री अजय गुप्ता से, जिनका नंबर है 8588826631, याद रहे 8588826631, या फिर आप संपर्क कर सकते हैं दीपक गुप्ता जी से, जिनका नंबर है 7532959331, याद रहे 7532959331। दोस्तों, अब बारी आती है वायरल वीडियो के बारे में सुनने की। हाल ही में वन लालियाना नामक एक शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति ने एकजुटता रैली के बाद सड़कों की सफाई की, जिसका वीडियो वायरल हो गया। सामुदायिक जिम्मेदारी का दिल छूने वाला प्रदर्शन करते हुए मिजोरम में एकजुटता रैली में भाग ले रहे एक विशेष रूप से सक्षम प्रदर्शनकारी ने रैली समाप्त होने के बाद तख्तियां उठाई और सड़कों को साफ किया। वन लालियाना नामक विशेष रूप से सक्षम व्यक्ति ने थेंजोल के मिजोरम में विरोध रैली समाप्त होने के बाद कूड़ेदान में तख्तियां इकट्ठा करते हुए उनका निपटारा किया। आपको बता दें कि वन लालियाना के दोनों ही पैर नहीं हैं, वे हाथ के बल सड़कों पर चलते हैं। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। इसे इंटरनेट पर उपयोगकर्ताओं ने सराहा है और वन लालियाना की सराहना भी की है, जो अपनी विकलांगता के बावजूद देश के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपने नागरिक कर्तव्यों को नहीं भूले हैं। दोस्तों, ये वीडियो 9000 से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है। ट्विटर पर इसे 600 से भी ज्यादा बार रीट्वीट किया जा चुका है और हजारों लाइक्स इस वीडियो को मिल चुके हैं। नेटिजन्स ने वन लालियाना की उनके कार्यों के लिए प्रशंसा की है और दूसरों से ऐसा करने का आग्रह भी किया है। दोस्तों, आइए अब खबर सुनते हैं ऋषिकेश के बारे में। हाल ही में ऋषिकेश को सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए NCPEDP की साक्षी की ओर से एक कैंपेन शुरू किया गया है। कैंपेन में उनके द्वारा दी गई याचिका का विवरण दिया गया है। ये कुछ इस प्रकार है। मैं विकलांगता पर NCPEDP जावेद आबिदी फेलो हूँ, जो ऋषिकेश पर्यटन में पहुँच और विकलांग व्यक्तियों को शामिल करने की वकालत करती हूँ। मेरा मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमताओं के बावजूद ऋषिकेश की सुंदरता और शांति का आनंद लेने का अधिकार है, जो अपने आध्यात्मिक महत्व और लुभावने परिदृश्यों के लिए जाना जाता है। हालांकि इस सुरम्य शहर में विकलांग व्यक्तियों के लिए पर्यटन, बुनियादी ढांचे और सेवाओं की पहुंच की कमी से विकलांग लोग बेहद परेशान हुए हैं। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 और उत्तराखंड भवन उपनियमों को समान अवसर और पहुंच सुनिश्चित करके विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए स्थापित किया गया है, जबकि ये कानूनी ढांचे सुलभ बुनियादी ढांचों को अनिवार्य करते हैं। मैं देखती हूँ कि ऋषिकेश अभी भी विकलांग जनों के लिए अपर्याप्त प्रावधानों से जूझ रहा है, विशेष रूप से त्रिवेणी घाट, राम झूला, जानकी सेतु जैसे पर्यटन क्षेत्रों में। दोस्तों, इस पिटीशन में 2 मुख्य मुद्दों पर ध्यान खींचा गया है। इनमें शामिल है पर्यटन आकर्षणों तक सीमित पहुंच तथा समावेशी टूर पैकेज का अभाव। दोस्तों, इसी के खिलाफ याचिका दायर की गई है और उत्तराखंड राज्य सरकार और स्थानीय पर्यटन निकायों सहित संबंधित अधिकारियों से तत्काल कार्रवाई करने और ऋषिकेश को सभी के लिए सुलभ और समावेशी गंतव्य बनाने का अनुरोध किया गया है। आइए सुनते हैं याचिका में प्रस्तावित कदमों के बारे में। बुनियादी ढांचे का उन्नयन,
अभिगम्यता ऑडिट, समावेशी पर्यटन प्रशिक्षण, जन जागरूकता अभियान। इस याचिका के माध्यम से RPWD अधिनियम 2016 और उत्तराखंड भवन उपनियमों का पालन करते हुए ऋषिकेश को एक समावेशी और सुलभ गंतव्य में बदलने के लिए लोगों से समर्थन मांगा गया है। दोस्तों, आप भी ऋषिकेश में सुगम्य पर्यटन को बढ़ावा देने और विकलांग व्यक्तियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करने के लिए इस याचिका पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। इसके लिए आप change.org पर ऋषिकेश को सभी के लिए सुलभ बनाए नामक एक सर्च टाइप कर सकते हैं और NCPEDP की साक्षी चौहान के इस अभियान में उनका साथ दे सकते हैं। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है, लेकिन इससे पहले वक्त एक बार फिर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टि बाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयं सेवकों को दृष्टि बाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लिट द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। दोस्तों, अब बारी आती है NFB का जॉब अलर्ट सुनने की, जो है संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पंजाब ने अपनी 42 भर्तियों में LV के लिए एक रिक्ति आरक्षित की है। ये 42 भर्तियां सहायक प्रोफेसर के पद के लिए की जा रही हैं। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 8 अगस्त। अधिक जानकारी के लिए आप विजिट करें www.sliet.ac.in। याद रहे www.sliet.ac.in। दोस्तों, इसके बाद रिक्ति आती है राजस्थान सबऑर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विसेज से, यानी कि राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्री स्तरीय सेवा से। यहाँ पर 583 कंप्यूटर ऑपरेटर की पद भर्ती की जानी है, जिसमें 8 रिक्तियां विजुअली इम्पेयर्ड के लिए आरक्षित की गई है। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर विजिट करें। वेबसाइट है www.rsmssb.rajasthan.gov.in। याद रहे www.rsmssb.rajasthan.gov.in। याद रहे इस एप्लीकेशन के लिए लास्ट डेट है 8 अगस्त। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं राजस्थान सबऑर्डिनेट एंड मिनिस्टेरियल सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड से आ रही इस दूसरी रिक्ति के बारे में। RSMSSB ने, यानी कि राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड ने LV के लिए 22 रिक्तियां आरक्षित की है। यहाँ पर कुल 1588 GNM पदों पर भर्ती की जा रही है।
इसके लिए लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 8 अगस्त। अधिक जानकारी के लिए आप विवरण पा सकते हैं www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर। दोस्तों, आपको ये जानकर खुशी होगी कि आपकी अपनी संस्था इंडियन एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड पिछले कई वर्षों की भांति इस वर्ष भी दृष्टिबाधितों के हेतु अखिल भारतीय निबंध प्रतियोगिता 2023 का आयोजन करने जा रही है। ये प्रतियोगिता 2 वर्गों में आयोजित की जाएगी, कनिष्ठ वर्ग तथा वरिष्ठ वर्ग। कनिष्ठ वर्ग के अंतर्गत 18 वर्ष की आयु के वर्ग के विद्यार्थी इसमें भाग ले सकेंगे तथा इस वर्ग के हेतु का निबंध विषय होगा पर्यावरण का महत्व एवं संरक्षण के उपाय। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए इच्छुक विद्यार्थी इंटर पॉइंट ब्रेल स्लेट अथवा ब्रेलर के माध्यम से साफ साफ लिखकर डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। इस प्रतियोगिता के लिए अधिकतम शब्द सीमा है 2500 शब्दों की। इसी प्रकार वरिष्ठ वर्ग के लिए निर्धारित आयु सीमा है 19 वर्ष से 40 वर्ष की। निबंध ब्रेल में ही लिखकर आपको डाक द्वारा भेजना होगा। वरिष्ठ वर्ग के हेतु निबंध का विषय है भारत में दृष्टिबाधितों का शैक्षणिक विकास तथा नई शिक्षा नीति। दोस्तों, इसके लिए अधिकतम शब्द सीमा निर्धारित की गई है 3500 शब्दों की। निबंध की भाषा हिंदी अथवा अंग्रेजी दोनों में से कोई एक हो सकती है। दोनों वर्गों में प्रविष्टियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि है 30 सितंबर 2023। याद रहे 30 सितंबर 2023। इसके बाद जो एंट्रीज प्राप्त की जाएंगी उनको प्रतियोगिता में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। प्रतियोगिता के परिणामों की घोषणा संस्था द्वारा 3 दिसंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस के अवसर पर की जाएगी। प्रतियोगिता के सफल विजेताओं को संस्था द्वारा अपने वार्षिक समारोह में आकर्षक पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। संस्था के वार्षिक समारोह का आयोजन प्रत्येक वर्ष जनवरी माह के दूसरे रविवार को किया जाता है। प्रतियोगिता के परिणाम के संबंध में निर्णायक मंडल का निर्णय अंतिम माना जाएगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागी निबंध लिखने के पश्चात ब्रेल में अपना नाम, पूरा पता तथा मोबाइल नंबर अवश्य लिखें। प्रविष्टियां या अपनी एंट्रीज भेजने व अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए पते और नंबरों पर संपर्क करें। पता है कैपिटल SGS सिसोदिया SISODIA 1654 दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन फ्लैट्स, गुलाबी बाग, दिल्ली 110052। मोबाइल नंबर्स हैं 9868917588। याद रहे 9868917588 और दूसरा नंबर दिया गया है 9999504013। याद रहे 9999504013। अगर आप ईमेल से संपर्क करना चाहते हैं तो ईमेल आईडी है iabdelhi.india@gmail.com। याद रहे iabdelhi.india@gmail.com। दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में इस प्रतियोगिता में भाग लें और इस प्रकार के प्रयोजन को सफल बनाएं। याद रहे कि ये प्रतियोगिता इंडियन एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड की तरफ से आयोजित की जा रही है। दोस्तों, सभी दिव्यांग जनों को विकलांगों के लिए नेशनल एबिलिम्पिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया NAAI एबिलिम्पिक्स कौशल प्रतियोगिताओं के लिए पंजीकरण करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। एबिलिम्पिक्स दिव्यांग जनों के लिए अपनी प्रतिभा और क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए कौशल प्रतियोगिताएं हैं। इन्हें भारत में नेशनल एबिलिम्पिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया माने NAI नई दिल्ली द्वारा क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा का चयन करने के लिए आयोजित किया जाता है, जो फिर हर 4 साल में एक बार आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। NAAI 2027 में आयोजित होने वाली 11वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक्स व्यावसायिक कौशल प्रतियोगिताओं के लिए प्रतिभाशाली दिव्यांगों के चयन का नया चक्र शुरू करने जा रही है। इसके लिए क्षेत्रीय प्रतियोगिताओं का पहला चक्र 2023-24 के दौरान भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित किया जाएगा।
इन प्रतियोगिताओं में शामिल है क्षेत्रीय प्रतियोगिताएं। उत्तर क्षेत्र प्रतियोगिताएं 8 और 9 दिसंबर 2023 को। इनके लिए चयन की तारीख भी आप नोट कर ले। उत्तर क्षेत्रीय प्रतियोगिताएं 8 और 9 दिसंबर 2023 को गुरुग्राम में। पश्चिम क्षेत्र 11 और 12 जनवरी 2024 गोवा में। दक्षिण क्षेत्र के लिए अप्रैल या मई के महीने में 2024 में इसे अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। पूर्व क्षेत्र के लिए जून या जुलाई 2024 में। मध्य क्षेत्र के लिए जुलाई या अगस्त 2024 जबलपुर एमपी में क्षेत्रीय प्रतियोगिताएं ली जाएंगी। आइए इसी के साथ सुनते हैं राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के बारे में। ये नवंबर या दिसंबर 2023 दिल्ली में। दोस्तों इसी के साथ जान लेते हैं कौशल श्रेणियों के बारे में। क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पहले चक्र के कौशल श्रेणियों को चयन किया जाना है। इसमें शिल्प या क्राफ्ट्स के लिए 5 लोगों का चयन किया जाएगा। सेवाएं यानी सर्विसेज के लिए 4 लोगों का चयन किया जाएगा। आतिथ्य यानी हॉस्पिटैलिटी के लिए 4 लोग, आईसीटी के लिए 8 तथा अन्य श्रेणियां हैं कढ़ाई यानी कि एम्ब्रॉयडरी, ड्रेस मेकिंग बेसिक माने के पोशाक बनाने की बुनियादी कला, बेकरी या रोटी बनाने की कला, वेब पेज बनाना या वेब पेज डिजाइनिंग, क्रोशिया का काम, सिलाई, खाना पकाना, व्यक्तिगत कार्य, शब्द संसाधन माने वर्ड प्रोसेसिंग, चित्रकारी यानी पेंटिंग, आभूषण बनाना माने ज्वेलरी डिजाइनिंग, पेटिसरी एंड कॉन्फेक्शनरी, डेटा प्रोसेसिंग बेसिक्स MS एक्सेल और एक्सेस, अपशिष्ट का पुनः उपयोग माने वेस्ट रीयूज, ड्रेस मेकिंग एडवांस्ड, रेस्टोरेंट सर्विसेज, फोटोग्राफी आउटडोर, फ्लोरल अरेंजमेंट माने पुष्प सज्जा, फोटोग्राफी स्टूडियो, चरित्र डिजाइनिंग एनिमेशन यानी कैरेक्टर डिजाइनिंग एनिमेशन, पोस्टर डिजाइनिंग और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए पंजीकरण किया जाएगा। प्राथमिक पंजीकरण के लिए इच्छुक दिव्यांग जन एक लिंक के माध्यम से पंजीकरण करा सकेंगे। पंजीकरण के लिए मानदंड है PWD उम्मीदवार 16 वर्ष या उससे अधिक की आयु का होना चाहिए। कोई भी ऊपरी आयु सीमा नहीं है। किसी भी प्रकार की विकलांगता वाले व्यक्तियों को पंजीकृत किया जा सकता है, बशर्ते वे बाहरी सहायता के बिना अपनी रुचि की कौशल श्रेणी में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो। शैक्षणिक योग्यता महत्वपूर्ण नहीं है। प्रत्येक उम्मीदवार अपनी पसंद की केवल एक कौशल श्रेणी में पंजीकरण करा सकता है। अधिक जानकारी तथा पंजीकरण की लिंक के लिए कृपया संपर्क करें info@xn-abilimpisindia-njb.org पर। याद रहे info@xn-abilimpisindia-njb.org पर, या आप लिख सकते हैं ict.trainer@abilimpisindia.org पर। याद रहे ict.trainer@abilimpicindia.org पर। उम्मीदवार पंजीकरण करते समय यदि लागू हो तो फॉर्म में अपने संगठन या NGO का नाम भी लिखें। दोस्तों अगली खबर आती है गोरखपुर से। सोमवार तड़के गोरखपुर में भूमि विवाद को लेकर 25 वर्षीय एक विकलांग व्यक्ति को कथित तौर पर जिंदा जला दिया गया। पीड़ित सुरेंद्र यादव उम्र 25 वर्ष अपने घर के बाहर सो रहे थे, तभी रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी खाट में आग लग गई। जब तक उसके परिवार के अन्य सदस्य उसे बचाने के लिए बाहर आए, तब तक वो जलने के कारण दम तोड़ चुका था। परिजनों ने घटना में ग्राम प्रधान के पति लाल बच्चन की भूमिका होने का आरोप लगाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गोरखपुर अखिल कुमार और गोरखपुर SSP गौरव ग्रोवर सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने फोरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम के साथ घटना स्थल का दौरा किया। पुलिस ने लाल बच्चन समेत 6 लोगों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक रविवार रात परिवार ने खाना खाया, जिसके बाद सुरेंद्र घर के बाहर चारपाई पर सोने चले गए। लगभग 2:45 पर स्थानीय लोगों ने आग की लपटें देखी और परिवार के सदस्यों को सूचित किया। पुलिस ने कहा उनके परिवार के सदस्य अपने कमरे से बाहर आए और सुरेंद्र को जला हुआ ही पाया।
उन्होंने पानी से आग बुझाई, लेकिन सुरेंद्र को बचा नहीं सके। स्थानीय लोगों ने यही बात अग्निशमन विभाग को भी सूचित की। सुरेंद्र की बहन रीता कुमारी ने पुलिस को बताया कि ग्राम प्रधान के पति लाल बच्चन का सार्वजनिक संपत्ति पर पानी की टंकी के निर्माण को लेकर उनसे वाद था। उन्होंने इसके बाद आरोप भी लगाया कि हम इसका विरोध कर रहे थे और इसीलिए उन्होंने मेरे भाई की हत्या करवा दी। घटना स्थल का दौरा करने वाले डीजी कुमार ने कहा कि लाल बच्चन के खिलाफ हत्या के आरोप के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है और आगे की कार्रवाई के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। कुमार ने कहा है कि प्रथम दृष्टया सुरेंद्र की हत्या कहीं और की गई और सबूत छुपाने के लिए उसके शव को फेंक दिया गया और जला दिया गया। अधिकारी ने कहा कि आरोपी ने दावा किया है कि उसने अपने कार्यालय के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा लगवाया है, जिसकी जांच करके घटना के समय वहां उसकी मौजूदगी की पुष्टि की जा सकती है। एसडीजी ने कहा है, हम सभी कोणों से मामले की जांच करेंगे। पुलिस ने बताया कि सुरेंद्र जो चल नहीं सकता था, उसने अपने पिता को खो दिया था और अपनी मां और भाई के साथ रहता था। दोस्तों, खबर है जयपुर से। यहाँ पर मुख्य दिव्यांग जन आयुक्त की अदालत ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग को नोटिस जारी कर कहा है कि राजस्थान सहित अन्य राज्यों में फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक लगाई जाए। यही याचिका फेडरेशन ऑफ डिसेबल्ड राइट्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत भाई गोयल ने दायर की थी। कोर्ट ने विभाग से 30 दिन के भीतर जवाब मांगा है। गोयल ने शिकायत में कहा है कि इस नोटिस का जवाब देते समय आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों, अन्य वैधानिक प्रावधानों और सरकारी निर्देशों पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। श्री गोयल की ओर से दायर याचिका के मुताबिक देश भर में फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने की शिकायतें मिल रही थी। राजस्थान में विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मांगे गए अनावश्यक दस्तावेजों के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक विवरण आदि शामिल है। शिकायत में ये भी कहा गया है कि जब राज्य के विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के निदेशालय से जानकारी मांगी गई तो इसके बारे में कोई भी जवाब नहीं दिया गया। दोस्तों, खबर आती है महाराष्ट्र के पुणे से। शेल इंडिया ने एसबी रोड पर अपने पेट्रोल पंप द्वारा एक आउटलेट पर एक विशेष साइलेंट शिफ्ट का संचालन शुरू किया है, जिसे विभिन्न क्षमताओं वाले लोगों द्वारा संचालित किया जाएगा। ऐसे 14 सदस्य दोपहर 3 बजे से रात को 11 बजे के बीच आउटलेट का संचालन करेंगे। वे अपनी पाली के दौरान सांकेतिक भाषा के माध्यम से लोगों से संवाद करेंगे। इसके लिए कर्मचारियों को लेखन बोर्ड और फ्लैश कार्ड जैसे संचारण उपकरण भी दिए गए हैं। वे टेक्नीशियन नौकरियों से लेकर एयर गेज ऑपरेटरों तक के 4 कोड संचालन को संभालेंगे। कंपनी ने आपातकालीन लाइटें लगाई हैं और सुरक्षा कारणों को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रक्रियाओं के बारे में जागरूक करने के लिए कदम भी उठाए हैं। कर्मचारियों को प्रबंधक से संपर्क करने के लिए सीटी और आपातकालीन स्थिति के लिए 3 सीटियां भी प्रदान की गई हैं। इसके बारे में शेल की तरफ से आए हुए एक बयान में कहा गया है कि शेल में हमारा लक्ष्य समावेशिता की संस्कृति को बढ़ावा देना है। प्रत्येक व्यक्ति अत्यधिक सम्मानित और सम्मिलित महसूस करता है और अपनेपन की गहरी भावना रखता है। हम अपने सभी प्रयासों में मूलभूत स्तंभों के रूप में लैंगिक विविधता को बढ़ावा देने और अपने कर्मचारियों की भलाई को प्राथमिकता देने पर जोर देते हैं। दोस्तों, खबर है हरियाणा से। यहाँ पर 1 माह से भी काम छोड़कर धरने पर बैठे लिपिकों के कारण दिव्यांगों के मेडिकल प्रमाण पत्र बनाने का कार्य भी अटक गया है। इससे 100 से भी अधिक दिव्यांग लोगों के मेडिकल प्रमाण पत्र नहीं बन पाए हैं। ऐसे में दिव्यांग बार बार नागरिक अस्पताल के सिविल सर्जन कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनके मेडिकल नहीं बन पा रहे हैं। इससे दिव्यांगों को मिलने वाली सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही। ऐसे में दिव्यांग व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान कहां करवाए? नागरिक अस्पताल कर्मचारी भी लिपिकों की हड़ताल का बहाना बनाकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। मेडिकल प्रमाण पत्र बनाने के लिए ऑफलाइन कार्य चल रहा है, जबकि ऑनलाइन कार्य बिना लिपिकों के अटका पड़ा है, जिससे मेडिकल तैयार नहीं हो पाए हैं।
आजकल हर सरकारी सुविधा लेने के लिए दिव्यांगों को अपना यूडीआईडी कार्ड देना पड़ता है, लेकिन ऑनलाइन कार्य नहीं हो पाने के कारण यूडीआईडी कार्ड्स नहीं बन रहे हैं। जब से हड़ताल शुरू हुई है तब से लगभग 500 दिव्यांगों को यूडीआईडी कार्ड्स नहीं मिल पाए हैं। दोस्तों, क्लर्कों की इस हड़ताल के चलते नागरिक अस्पताल के अधिकतर कार्य अटके हुए हैं। उनमें दिव्यांगों के बनने वाले मेडिकल भी शामिल हैं। हालांकि अन्य कर्मचारियों से क्लर्क का कार्य करवाया जा रहा है। जल्द ही सभी दिव्यांगों के मेडिकल ऑनलाइन करके यूडीआईडी कार्ड्स जारी किए जाएंगे। दोस्तों, दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा हर साल 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर नेशनल अवार्ड फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज के तहत विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत पुरस्कार दिए जाते हैं। इस पुरस्कार से संबंधित मार्गदर्शिका अब जारी कर दी गई है। ये दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की वेबसाइट माने के disabilityaffairs.gov.in एवं अवार्ड पोर्टल awards.gov.in पर उपलब्ध है। याद रहे, disabilityaffairs.gov.in के awards.gov.in पर पुरस्कार हेतु योग्य उम्मीदवार awards.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन या नामांकन कर सकते हैं। तो डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के बाद हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें बताइएगा जरूर। अपना फीडबैक जितने तरीके ऊपर पहले हम रेडियो उड़ान सुनने के आपको बता चुके हैं, उनमें से किसी भी तरीके से आप अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं। अपने फीडबैक हमें जरूर दीजिए ताकि हम इस प्रोग्राम को बेहतर बना सके। बहरहाल अब प्रोग्राम के अंजाम की बारी। प्रोग्राम के आखिर में न्यूज हेडलाइंस एक बार फिर। देखभाल करने वाले का बोझ, वो मूक तनाव जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। सुनने में अक्षम, नेत्रहीन विद्वान की जीत। प्रोफेसर मिरांडा टॉमकिंसन ने सभी बाधाओं के बावजूद यूजीसी नेट किया पास। सीखना चाहते हैं जापानी भाषा? तो सुनिए ये खबर। सुनेंगे वायरल वीडियो के बारे में। ऋषिकेश होना चाहिए सभी के लिए सुलभ। सुनेंगे एनएफबी जॉब अलर्ट्स। श्री के.एम. अग्रहारी अखिल भारतीय ब्रेल निबंध प्रतियोगिता 2023 की घोषणा। नेशनल एबिलिम्पिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया NAAI ने दिव्यांग जनों के लिए एबिलिम्पिक कौशल प्रतियोगिताओं की है घोषणा। 25 वर्षीय विकलांग व्यक्ति को विवाद के कारण जिंदा जला दिया गया। कोर्ट ने कहा सरकार से फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करना करे बंद। पुणे में शेल SB रोड आउटलेट पर विकलांग लोगों के लिए साइलेंट शिफ्ट संचालित। लिपिकों की हड़ताल से अटका दिव्यांगों के मेडिकल प्रमाण पत्र बनाने का कार्य। योग्य दिव्यांगों को पुरस्कृत करेगा सामाजिक